नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार आपका अपना चैनल ज्योग्राफी बाय पवन सर में स्वागत करता हूं। और जैसा कि अपना चैनल में एनसीईआरटी क्लासेस सुचारू रूप से चल रही है, तो आज एनसीईआरटी का 8th क्लास का थर्ड चैप्टर है खनिज और शक्ति संसाधन। जो आज का चैप्टर है वो है खनिज और शक्ति संसाधन। खनिज और शक्ति संसाधन। शक्ति संसाधन जो आज का ये टॉपिक है वो वाकई में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो 8th क्लास में जिस बच्चे का लेवल होता है उस लेवल के आधार पे जो जानकारी दी हुई है वो अपने बड़े बड़े कंपटीशन के एग्जाम में आती है। और इस क्लास में अपन उस खनिजों के बारे में जो अपनी ज्योग्राफी की अहम भूमिका है, सैल पट्टी की भूमिका है, उसके बारे में जानेंगे। जिस प्रकार खनिजों में क्या क्या विभिन्नताएं होती है, किस किस प्रकार के खनिज होते हैं और कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, कौन कौन से खनिज किस क्लाइमेट में मिलते हैं, वहां की भौगोलिक स्थिति क्या है, तो उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और शुरुआत करते हैं अपन आज का चैप्टर खनिज और शक्ति संसाधन के बारे में। तो सबसे पहला बिंदु आता है कि खनिज क्या है। तो पहला ही बिंदु आता है खनिज क्या है। खनिज, तो खनिज के बारे में कि खनिज क्या है, तो प्राकृतिक रूप से जो प्रकृति के द्वारा मतलब प्राकृतिक रूप से जो हमें वस्तुएं प्रदत्त होती है, जिसका निश्चित रासायनिक संगठन होता है, वो ही खनिज कहलाता है। प्राकृतिक रूप से खनिज जो पदार्थ या जो वस्तु हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होता है और उनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, उसी को खनिज कहा जाता है। तो खनिज की परिभाषा है वह प्रकृति द्वारा प्राकृतिक पदार्थ जिसका रासायनिक संगठन होता है, जिसका रासायनिक संगठक होता है। तो वह प्राकृतिक पदार्थ जिसका रासायनिक संगठन होता है वो क्या कहलाता है? खनिज। तो खनिज की अपनी एक सीधी सी परिभाषा दी हुई है 8th क्लास के 3rd चैप्टर में। खनिज की परिभाषा प्राकृतिक रूप से वह पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वह खनिज कहलाता है। तो खनिज के बारे में ये बताया गया है। तो खनिज होता है उसका एक निश्चित संगठन होता है। क्या होता है? निश्चित रासायनिक संगठक होता है। अब रासायनिक संगठकों में उनकी पहचान क्या होती है, उनके गुणधर्मों के बारे में, उनके घनत्व के बारे में। गुणधर्म, घनत्व, कठोरता, और जो ये गुणधर्म है वो कौन से है? रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म वह पदार्थ जो प्राकृतिक पदार्थ जिसका रासायनिक संगठक होता है वो खनिज कहलाता है। और खनिज का जो रासायनिक संगठक में क्या क्या चीजें होती है? रासायनिक गुणधर्म होते हैं, घनत्व होते हैं, कठोरता होती है, उनका रंग होता है। तो ये सभी चीजें खनिज कहलाती है जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं। तो खनिज अपने विश्व में विभिन्न स्थानों पर मिलते हैं। अलग अलग स्थलाकृतियों में अलग अलग प्रकार के खनिज मिलते हैं। कई प्रकार के कई विशेष ऐसे खनिज हैं, ऐसी जगह मिलते हैं जहां मनुष्य के जाना सुलभ नहीं हो पाता। तो ये कारण है कि पृथ्वी पर अपने जो देश समृद्ध है, आज के टाइम में जो संपन्न है, उन देशों में सबसे ज्यादा आर्थिक इकोनॉमिक्स डिपेंड करती है, वो खनिजों के ऊपर डिपेंड करती है। तो जहां पे सर्वाधिक खनिज प्राप्त होते हैं तो वहां के देश की आर्थिक व्यवस्था अच्छी है। तो अपने विश्व में अनेक जगह है जहां पे खनिज पाए जाते हैं, लेकिन मनुष्य का जाना अगम्य रूप से मतलब जा नहीं पाते। जैसे अंटार्कटिका महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप में जहाँ ग्लेशियर मिलते हैं बर्फ के, तो वहां पे मनुष्य जा नहीं सकता क्योंकि उनका उपयोग ले नहीं सकता। और उसी प्रकार आर्कटिक महासागर के पास है। तो वो सब चीजें हैं जहां मनुष्य जा नहीं पाते, वहां पे भी खनिज मिलते हैं। तो आज हम बात करेंगे जहां पे खनिज मिलते हैं। तो सबसे पहले खनिज की परिभाषा हो गई। अब खनिज को हम मुख्य रूप से खनिज 3000 से भी अधिक विभिन्न प्रकार के खनिज हैं।
जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले खनिज हैं वो लगभग 3000 से भी अधिक विभिन्न प्रकार के खनिज हैं और मुख्य रूप से इनको रासायनिक रूप से संरचना के आधार पर इनका डिवाइडेशन किया गया है। किसके आधार पर? संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला तो है धातु या धात्विक, और दूसरा है अधातु या अधात्विक। अधात्विक तो ये जो डिवाइडेशन किया हुआ है, ये डिवाइडेशन संरचना के आधार पर किया गया है। तो संरचना के आधार पर खनिजों का डिवाइडेशन धातु के आधार पर और अधातु आधार पर। धातु के आधार पर जिसमें धातु पाई जाती है वो धात्विक खनिज कहलाते हैं और जिसमें धातु नहीं पाई जाती वो अधात्विक खनिज कहलाता है। अब हम बात करते हैं धात्विक खनिज की। कौन सा? धात्विक खनिज की। एक बिंदु तो आपको सीधे समझ में आ गया होगा, जिसमें धातु पाया जाता है वो धात्विक खनिज कहलाते हैं। इस प्रकार लोहा हुआ, क्रोमियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, तो ये सब चीजें क्या है? धात्विक है, क्योंकि जिसमें ऊष्मा विद्युत की सुचालक होती है। ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। एक गुण तो यह है इसका, विद्युत का सुचालक होती है। और दूसरा ये चमक होती है इसमें। धात्विक खनिजों में ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं ये खनिज, और इन खनिजों में चमक होती है। तो वो सब चीजें जिसमें ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है और चमक है, वो सब चीजें धात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले खनिज की परिभाषा हो गई। प्राकृतिक रूप से वे पदार्थ जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और जिनका निश्चित रासायनिक संघटक होता है वो खनिज कहलाते हैं, क्योंकि ये हमें मनुष्य के द्वारा नहीं मिलते। ये सभी क्या है? प्रकृति के द्वारा मिलते हैं, क्योंकि प्रकृति के द्वारा बने हुए हैं ये खनिज। फिर हमने खनिजों का डिवाइडेशन किया धात्विक और अधात्विक के आधार पर। जो खनिज में धातु पाया जाता है वो धात्विक खनिज, और जिसमें धातु नहीं पाया जाता वह अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज के बारे में हमने ये माना है कि वह ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। दूसरी बात ये चमकीन होते हैं, मतलब चमकने वाले धातु होते हैं। अब धातुओं को भी दो भागों में डिवाइडेशन किया गया है। धातुओं का भी दो भागों में डिवाइडेशन किया हुआ है। एक तो लौह धात्विक और दूसरा है एलोह धात्विक। एलोह धात्विक मतलब जिसमें लौह की मात्रा पाई, जिस धातु में लौह की मात्रा पाई जाती है वो लौह धात्विक, और जिसमें लौह की मात्रा नहीं पाई जाती वो एलोह धात्विक के बारे में बताया गया है। तो धात्विक के बारे में ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, चमक होती है, और इनका जो डिवाइडेशन किया गया है वो लौह और एलोह खनिज के आधार पर लौह धात्विक और एलोह धात्विक के रूप में इनका डिवाइडेशन किया गया है। अब बात करते हैं जो लौह वाले हैं, जिसमें लौह, मैग्नीशियम, क्रोमाइट, इसमें आ गए मैग्नीशियम, क्रोमाइट, जिसमें मतलब जिस खनिज के अंतर्गत लौह की मात्रा होती है वो सभी क्या है? लौह धात्विक है। लौह अयस्क, क्योंकि लौह अयस्क के अंतर्गत तो पाया ही जाता है लौह। लौह धात्विक मैग्नीशियम, क्रोमाइट, लौह अयस्क, तो ये सब चीजें क्या है? धात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं। तो धात्विक खनिज के बारे में यही है। अब अधात्विक खनिज के बारे में, जिस अधात्विक लौह में भी एक तो मैग्नीशियम, क्रोमाइट, लौह अयस्क, जिसमें लौह धात्विक पाया जाता है। अन्य है जैसे एलोह खनिज में आ गए। एलोह खनिज में कौन कौन से आ गए? जैसे सोना, चांदी,
तांबा, ये सभी किसमें आ गए? एलो धात्विक में। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा खनिज, खनिज का डिवाइडेशन किया धात्विक अधात्विक के आधार पर। फिर धात्विक के बारे में पढ़ा हमने कि ऊष्मा और विद्युत के चालक होते हैं, चमक होती है इसमें। फिर लोह धातु, इनका धात्विक लोह है उनको, धात्विक खनिज है उनका दो रूपों में डिवाइडेशन किया गया है, लोह धात्विक अलोह धात्विक। जिसमें लोह की मात्रा पाई जाती है वो लोह धात्विक, और जिसमें लोह की मात्रा नहीं पाई जाती वह अलोह धात्विक। अब लोह धात्विक में मैग्नीशियम हो गया, लोहस हो गया, क्रोमाइट हो गया। अब अलोह धात्विक कौन सा बने? जो सोना, चांदी, तांबा, ये सभी कौन से है? अलोह धात्विक। तो धात्विक के बारे में आप समझ गए होंगे। ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, चमक होती है, इनका डिवाइडेशन लोह है, लोह के आधार पर मैग्नीशियम, क्रोमाइट, लोहस, धात्विक सोना, चांदी, तांबा। अब हम बात करते हैं अधात्विक के बारे में। दूसरा कौन सा आता है? अधात्विक। अधात्विक खनिज। तो अधात्विक खनिज कौन से बचे? वे खनिज जिनमें धातु नहीं पाया जाता वे अधात्विक खनिज कहलाते हैं। तो इनके बारे में भी बताया गया है। जैसे अधात्विक खनिज जिसमें लौह की मात्रा नहीं पाई जाती, न लौह की नहीं मात्रा पाई जाती और धातु भी नहीं होते। तो आप इनकी पहचान किस प्रकार करेंगे? देखो धात्विक में तो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, तो अधात्विक ऊष्मा और विद्युत के सुचालक नहीं होते, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक नहीं होते, विद्युत के कुचालक। ठीक है, ये तो था सुचालक, धात्विक तो था सुचालक और अधात्विक हो गए कुचालक। चमकहीन है, चमकहीन, इनमें चमक नहीं पाई जाती। तो धात्विक खनिज अब अधात्विक में जिसमें धातु नहीं पाए जाते और ऊष्मा विद्युत के कुचालक होते हैं, चमकहीन होते हैं। तो इन खनिजों में कौन से आएंगे? इन खनिजों के अंतर्गत आएंगे जैसे चूना पत्थर हुआ। ठीक है, ये अपने मैदानी क्षेत्रों में मिलते हैं। चूना पत्थर, चूना पत्थर, ग्रेफाइट, ये सभी क्या है? ये सभी अधात्विक खनिज है। अधात्विक खनिज है जिसमें अभ्रक भी आता है। चूना, पत्थर, ग्रेफाइट, अभ्रक, जिप्सम, अभ्रक, जिप्सम। तो सबसे पहले इनका डिवाइडेशन आप समझ गए होंगे। खनिज के बारे में जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त होते हैं और जिसके रासायनिक संगठन होता है वो खनिज कहलाता है। खनिज का दो रूप में हमने डिवाइडेशन किया, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज जिसमें धातु पाए जाते हैं, अधात्विक खनिज जिसमें धातु नहीं पाए जाते। धात्विक खनिजों को दो रूपों में डिवाइडेशन किया, अलोह धात्विक और लोह धात्विक। लोह धात्विक में जिसमें लोह पाया जाता है, लोह की मात्रा पाई जाती है, और अलोह धात्विक जिसमें लोह की मात्रा नहीं पाई जाती। और धात्विक जो खनिज है उसमें विद्युत के सुचालक होते हैं, ऊष्मा के सुचालक होते हैं और चमकीले होते हैं। अधात्विक खनिजों में ये विद्युत के कुचालक होते हैं, ऊष्मा विद्युत के कुचालक होते हैं, चमकील होते हैं। धात्विक में आ गए आपके मैग्नीशियम, क्रोमाइट, लोहा, सोना, चांदी, तांबा। अधात्विक में आ गए चूना, पत्थर, ग्रेफाइट, अभ्रक, जिप्सम। तो ये सभी का आ गए अधात्विक। अब हम बात करते हैं खनिजों के निष्कर्षण के बारे में। खनिजों के निष्कर्षण के बारे में खनिज निष्कर्षण। देखो खनिज का जो निष्कर्षण है, मतलब खनिज किस किस प्रकार से हमें पाया जाता है, तो उसके बारे में बताया गया है। एक तो खनन से मिलता है, एक प्रवर्धन से मिलता है, प्रवर्धन से मिलता है। ठीक है, एक और मिलता है आखनन से, आखनन से। खनन, प्रवर्धन, आखनन, तो तीन रूपों में मिलता है हमें।
और खनन के रूप में भी 2 डिवाइडेशन किया गया है। खनन के रूप में भी 2 डिवाइडेशन किए गए हैं। एक तो किया गया है विवृत खनन, विवृत खनन। मैं इनको एक एक करके सारा बताऊंगा। ये तो मैं एक बता रहा हूं आपको कि जो खनिज निष्कर्षण है उसमें किन किन रूपों में खनिज मिलता है, हमें किन किन पत्तियों के अनुसार हमें खनिज प्राप्त किया जाता है। एक तो खनन के माध्यम से, एक प्रवर्धन के माध्यम से, एक आखनन के माध्यम से। एक खनन का 2 डिवाइडेशन है, विवृत खनन और कुपकी खनन। कुपकी खनन। अब हम एक एक करके इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले खनन के बारे में देखो। खनिज किससे मिलते हैं? सेल से मिलते हैं, चट्टानों में मिलते हैं। तो चट्टानों, जैसे एक वर्ड यूज किया जाता है पेट्रोलियम, पेट्रोलियम वर्ड यूज किया जाता है, जिसमें पेट्रो और ओलियम 2 वर्ड यूज किए जाते हैं। जिसमें पेट्रो का अर्थ होता है सेल और ओलियम का अर्थ होता है इनको जो खनन के रूप में उपयोग में लिया जाता है। तो ये पेट्रोलियम हमें खनन से मिलता है, चट्टानों से मिलता है, उन्हीं के बारे में बताया गया है। तो खनन जो पृथ्वी की जो भूपृष्ठीय परत है उसको हटाकर जो खनिज में मिलते हैं, कम गहराई में मिलते हैं, वो तो कहलाते हैं विवृत खनन। मतलब ये खनन है जो खोद कर निकाला जाता है। जो इसको अगर इसके पृष्ठीय जो धरातल है, पृष्ठीय जो सतह है पृथ्वी की, उसको हटाकर कम गहराई पर जो मिलते हैं वो तो मिलता है विवृत खनन। और जो अधिक गहराई में जो मिलता है, जिस पत्ती से खनिज निकाले जाते हैं, वो कहलाते हैं कुपकी। अब विवृत खनन में तो हमें लोहा अयस्क मिल जाता है और कुपकी खनन में हमें पेट्रोलियम कोयला मिलता है। विवृत खनन कम गहराई पे और जो कुपकी खनन है वो अधिक गहराई पे मिलता है। तो इनके बारे में आप समझ गए होंगे। इसमें मिल जाता है अपने लोहा अयस्क मिल जाता है, लोहा अयस्क, क्योंकि लोहा अयस्क अधिक कम गहराई पर मिल जाता है। और जो कुपकी खनन है इसके माध्यम से हमें मिलता है पेट्रोलियम कोयला, पेट्रोलियम कोयला। तो खनिज निष्कर्षण मतलब खनिज निष्कर्षण के अंतर्गत वह है जो खनिज निकालने की पत्तियां हैं। कि खनिज निकालने के लिए किन किन पत्तियों का यूज लिया जाता है। अब खनिज पत्तियों में एक तो खनन है, एक प्रवर्धन है, एक आखनन है। खनन को 2 रूपों में डिवाइडेशन किया गया है, एक विवृत खनन, एक कुपकी खनन। विवृत खनन के अंतर्गत कम गहराई में जो भूपृष्ठीय सतह है उसको हटाकर कम गहराई में जो खनिज मिलते हैं वो विवृत खनन के माध्यम से हमें प्राप्त होता है, जो माइनिंग के माध्यम से। और जो ड्रिलिंग माइनिंग होती है, कुपकी खनन होती है, ये अधिक गहराई में मिलते हैं, जैसे पेट्रोलियम कोयला। अब हम बात करते हैं प्रवर्धन के बारे में। प्रवर्धन के अंतर्गत हमें अधिक गहराई में खनिज मिलते हैं। प्रवर्धन के अंतर्गत हमें कहा मिलते हैं? अधिक गहराई में खनिज मिलते हैं। तो उन्हीं के बारे में अपन अब बात करेंगे। खनन के बारे में तो आप समझ गए, विवृत खनन और कुपकी खनन। विवृत खनन के अंतर्गत लौह प्राप्त होता है, कुपकी खनन के अंतर्गत पेट्रोलियम मिलता है, पेट्रोलियम कोयला मिलता है। प्रवर्धन मतलब जिसमें अधिक गहराई में खोदकर जो हमें खनिज प्राप्त किया जाता है वो प्रवर्धन के माध्यम से ही हमें मिलता है। बहुत नीचे पाए जाते हैं और गहन कूपों की खुदाई से। देखो, खनन हो गया कि अपनी भूपृष्ठीय सतह के कम गहराई पर जो खनिज मिलता है उसे विवृत खनन कहलाता है, और जो अधिक गहराई मिलता है उसको कुपकी खनन कहलाता है। और ये जो प्रवर्धन है वो कुपकी का ही विस्तृत रूप है। कुपकी के माध्यम से ही हमें अधिक गहराई पर जो खनिज मिलते हैं वो प्रवर्धन के माध्यम से मिलते हैं। समझ गए? प्रवर्धन जो कुपकी खनन है उसी का विस्तृत रूप है। जो अधिक गहराई में जो हमें खनन मिलता है वो कुपकी खनन के माध्यम से ही हमें मिलता है। अब बताए आखनन। आखनन मतलब खनन का ही रूप है, खनन का ही रूप है। प्रवर्धन भी कुपकी खनन का ही विस्तृत रूप है जो प्रवर्धन के माध्यम से ही हमें मिलता है। आखनन आखनन के बारे में जो अपनी भूपृष्ठीय क्षेत्रफल है, भूपृष्ठीय सतह, उसे आसानी से खोदकर जो खनिज प्राप्त किए जा सकते हैं
जो सतह के ज्यादा नजदीक होते हैं, अपने धरातल भूपृष्ठ सतह है उसके जो नजदीक जो खनिज मिलते हैं वो हमें किस विधि से मिलते हैं? आखनन के माध्यम से। तो खनन के बारे में, खनिज निष्कर्षण के बारे में आप समझ गए होंगे। खनन के माध्यम से, प्रवर्धन के माध्यम से, आखनन के माध्यम से। खनन में विवृतकरण और कोपकीकरण। विवृतकरण के अंतर्गत लौह प्राप्त किया जाता है, कोपकीकरण के अंतर्गत पेट्रोलियम कोयला मिलता है। प्रवर्धन के माध्यम से जो अधिक गहराई में कुपकी का माध्यम किया जाता है वो प्रवर्धन के माध्यम से किया जाता है। जो भूपृष्ठ सतह के जो नजदीक होती है उसमें अधिक नजदीक में जो खनिज मिलते हैं वो आखनन के माध्यम से मिलते हैं। तो ये खनिज के बारे में है। अब हम बात करेंगे खनिजों का वितरण के बारे में। तो इस चीज का आप देख लेना, खनिज के बारे में। खनिज प्राकृतिक पदार्थ जिसका रासायनिक संगठन होता है वो रासायनिक यह खनिज कहलाते हैं, जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त होते हैं। इनके रासायनिक गुणधर्म होते हैं, तत्व होते हैं, कठोरता होती है, घनत्व होता है। वैसे तो खनिज लगभग पृथ्वी पर 3000 से भी विभिन्न प्रकार के अधिक खनिज प्राप्त होते हैं। खनिजों को संरचना के आधार पर दो रूपों में बांटा गया है, एक तो धात्विक खनिज, एक अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज में जिसमें धातु पाया जाता है वो धात्विक खनिज कहलाता है, और जिसमें धातु नहीं पाया जाता वह अधात्विक खनिज कहलाते हैं। धात्विक खनिज को भी दो डिवाइडेशन में बांटा गया है, एक तो लौह धात्विक और एक अलोह धात्विक। लौह धात्विक अंतर्गत जिसमें लौह की मात्रा पाई जाती है, जैसे लोहयस्क, मैग्नीशियम, क्रोमाइड। अलोह धात्विक जिसमें लौह की मात्रा नहीं पाई जाती, जैसे चूना, पत्थर, ये सभी क्या हुआ नहीं, सॉरी, जिसमें जैसे हो गया, इसके उदाहरण हो गए चांदी, सोना, तांबा। और अधात्विक खनिज में चूना, पत्थर, जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती। अब बात करते हैं खनिजों के वितरण के बारे में। खनिजों का वितरण, खनिजों का वितरण किस प्रकार है? तो खनिजों का वितरण के बारे में बता रखा है कि भाई जहां पे अपनी जो पृथ्वी है उस पर तीन प्रकार की चट्टानें मिलती है। एक तो चट्टानें कौन सी है? कायांतरित चट्टानें, कायांतरित चट्टानें। दूसरे नंबर आग्नेय चट्टानें, आग्नेय चट्टानें। और तीसरे नंबर की अवसादी चट्टानें, अवसादी चट्टानें। तो पृथ्वी पर तीन प्रकार की चट्टानें मिलती है, तीन प्रकार की शैल मिलती है। एक तो जो सबसे पहले नंबर की जो ज्वालामुखी विस्फोट के माध्यम से बनती है वो तो कौन सी बनती है? आग्नेय चट्टानें। इवन दूसरे नंबर पर लिख दिया है तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आग्नेय चट्टानें का प्राथमिक रूप होता है आग्नेय चट्टानें, उसके बाद ये कायांतरित चट्टानें, अवसादी चट्टानें। तो जो शैलें हैं वो तीन प्रकार की मिलती है, एक तो कायांतरिक, एक आग्नेय, एक अवसादी। इन तीन प्रकार की चट्टानों में क्या क्या खनिजों में क्या क्या विभिन्नता होती है, किस प्रकार के खनिज किस में मिलते हैं, किस प्रकार के खनिज किस में मिलते हैं। तो इनमें जो कायांतरित और आग्नेय चट्टानें हैं ये ज्वालामुखी विस्फोट के माध्यम से बनती है। ज्वालामुखी का जो लावा उद्गार के रूप में बाहर निकलता है उससे बनती है ये शैलें। तो इन शैलों में क्या मिलता है? धातु मिलता है। तो धात्विक खनिज किसमें मिलते हैं? अब रटने की जरूरत नहीं है आपको, आप ये समझ जाओगे कि जो अगर कायांतरित चट्टानें और आग्नेय चट्टानें हैं तो वहां पे धात्विक खनिज मिलेंगे, वहां पे धातुओं की प्रचुरता मिलेगी। और जो अवसादी चट्टानें हैं उसके अंतर्गत मिलेंगे अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। जो खनिजों का डिवाइडेशन है, वितरण है, वो इसी प्रकार है कि कायांतरित चट्टानें और आग्नेय चट्टानें, इन दो चट्टानों के अंतर्गत तो मिलते हैं धात्विक खनिज, और अवसादी चट्टानें हैं उसके अंतर्गत अधात्विक खनिज। क्योंकि कायांतरित चट्टानें और आग्नेय चट्टानें इनमें क्या होता है कि पठारी टाइप की होती है। किस टाइप की होती है? पठारी टाइप की, पठारी टाइप की होती है। और ये होता है मैदानी क्षेत्र, अवसादी चट्टानें होती है। तो आप अगर ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, आप अगर ज्योग्राफी में नहीं है तो भी आप ये चीजें समझ सकते हो कि अगर किसी चट्टानों का उद्भव
ज्वालामुखी उद्भाव से हुआ है, ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है, लावा के रूप में हुआ है, तो उन चट्टानों में धात्विक खनिज की प्रचुरता होगी और वो पठारी क्षेत्र से संबंधित होंगे, पठारी चट्टान से संबंधित होंगे। और जहां अवसादी चट्टाने मतलब अधात्विक खनिज मैदानी क्षेत्र है, वो चट्टाने किस प्रकार की अवसादी चट्टाने, और अवसादी चट्टानों में कैसे खनिज मिलेंगे, अवसादी अधात्विक खनिज। तो खनिजों का वितरण इसी प्रकार है, 3 चट्टानों में डिवाइडेशन किया गया है, इसमें धात्विक खनिज, इसमें धात्विक खनिज है, ये पठारी टाइप की है और ये मैदानी क्षेत्र में मिलती है। तो इस प्रकार इनमें खनिजों का बंटवारा किया गया है। अब जो स्पेशल इनका डिवाइडेशन किया गया है कि अलग अलग महाद्वीप के आधार पर किया गया है। सबसे पहले अपन कौन सा महाद्वीप पढ़ेंगे, एशियाई पढ़ेंगे, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में किस खनिज की प्रचुरता मिलती है, तो इसमें जो याद रखने वाले पॉइंट है, एशिया महाद्वीप में जो टिन है, टिन खनिज है, पूरे विश्व का लगभग 50% से अधिक, 50% से अधिक उत्पादन करता है। तो एशिया महाद्वीप टिन खनिज का 50% से भी अधिक उत्पादन करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एशिया महाद्वीप में टिन की उत्पादन अत्यधिक होता है और ये निर्यातक भी अत्यधिक है। तो टिन खनिज है तो इसमें इसका लगभग सर्वाधिक अधिकार है, क्योंकि 50% से अधिक खनिज अकेला महाद्वीप कर रहा है, जो 50% से अधिक है। पूरे विश्व का बात कर रहा हूं मैं, पूरे विश्व में एशिया महाद्वीप, और इसी में चीन और भारत, चीन में भारत, लोएस्ट में की प्रचुरता। एक तो टिन खनिज की सर्वाधिक अधिकार है, इसका 50% से अधिक खनिज उत्पादन करता है, और दूसरा जो चीन और भारत है, इसमें लौह अयस्क की प्रचुरता मिलती है। तो इन 2 खनिजों में इसकी सर्वाधिक प्रचुरता मिलती है इस खनिज के अंतर्गत। वैसे भी एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, इस प्रकार के, तो मेन तो यही है कि टिन खनिज में सर्वाधिक अधिकार किसका होता है, एशिया महाद्वीप का, 50% से अधिक उत्पादन करता है। चीन भारत में लौह अयस्क की प्रचुरता है। अब दूसरे नंबर पर आता है यूरोप महाद्वीप, क्योंकि एशिया के पश्चिम में कौन सा महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप, आपको पता हो तो विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, और एशिया महाद्वीपों की संख्या 7, विश्व में 7 महाद्वीप है, और सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। और जो 6ठे नंबर का महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप है, वो है ऑस्ट्रेलिया, वो है 7वें नंबर पे, और जो 6ठे नंबर पे आता है वो अपना यूरोप आता है। तो हम बात कर रहे हैं यूरोप महाद्वीप की। तो यूरोप महाद्वीप में बॉक्साइट का अधिकार सर्वाधिक है। यूरोप महाद्वीप में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है, लौह अयस्क। तो सर्वाधिक यूरोप में क्या मिलता है, लौह अयस्क का सर्वाधिक अग्रणी है, ठीक है। इसकी यही है कि इसमें सर्वाधिक लौह अयस्क मिलता है, फ्रांस हुआ, ठीक है। देशों यूरोप महाद्वीप में लौह अयस्क की प्रचुरता है। अब जो तीसरे नंबर पर आता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में किसकी प्रचुरता होती है, हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को 3 भागों में डिवाइडेशन किया गया है खनिज के आधार पर। एक तो अपलेशियन पर्वत, कनेडियन शिल्ड, दूसरा है अपलेशियन पर्वत, अपलेशियन पर्वत। इन चीजों को कनेडियन शिल्ड और अपलेशियन पर्वत है ना, ये इनकी क्या है कि इनकी
जो श्रृंखला है उनको अच्छे से याद रखना। कनाडियन शिल्ड, मतलब ये कनाडिया का कनाडा देश है उसके पास है, और अपलेशियन पर्वत जो उत्तरी अमेरिका है, इस प्रकार उत्तरी अमेरिका है। ठीक है, इस प्रकार उत्तरी अमेरिका है। तो ये कनेडियन, ठीक है, यहाँ पे अपलेशियन, कनेडियन शिल्ड, अपलेशियन, इनके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को 3 भागों में डिवाइडेशन किया गया है। पश्चिमी कार्डलेरा, कनेडियन, अपलेशियन, ठीक है। तो इसमें जो अपलेशियन है, इन खनिजों में जो कोयले का उत्पादन होता है वो अपलेशियन में होता है। कनेडियन शिल्ड, अपलेशियन पश्चिम की पर्वत श्रृंखला है। तो तीसरा नंबर पे है पश्चिम की पर्वत श्रृंखला है। देखो इनका जो खनिज में डिवाइडेशन किया गया है, एशिया में तो टिन का सर्वाधिक उत्पादक है, देखो 50% से अधिक। चीन और भारत में लोहा की प्रचुरता है, स्पेशल देश के बारे में बताया गया है। और यूरोप महाद्वीप में लोहा की प्रचुरता है, अग्रणी उत्पादक है देश है, अग्रणी उत्पादक महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका में इनको 3 भागों में डिवाइडेशन किया गया है। कनेडियन शिल्ड, अपलेशियन पर्वतमाला, पश्चिमी पर्वत श्रृंखला है। कनेडियन शिल्ड में तांबा, सोना, यूरेनियम इनकी अधिकता होती है। तांबा, सोना, यूरेनियम इनकी अधिकता होती है। और जो अपलेशियन पर्वत है, अपलेशियन पर्वत है, इसमें सर्वाधिक क्या मिलता है? कोयले, कोयला, पेट्रोलियम, तो वो अपलेशियन पर्वतमाला में मिलते हैं। तो 3 महाद्वीप के अपने बारे में पढ़ लिया। एशिया में टिन उत्पादक करता है 50% से अधिक, यूरोप में लोहेस्क है, उत्तरी अमेरिका में 3 भागों में कनेडियन शिल्ड, अपलेशियन, और पश्चिमी पर्वत श्रृंखला कनेडियन, तांबा, सोना, यूरेनियम, अपलेशियन, कोयला, पश्चिमी पर्वत श्रृंखला जो पश्चिम की ओर है। ठीक है, तो यहाँ पे इनका उत्पादन होता है खनिजों में। तो चौथा नंबर पे आता है, चौथा नंबर पे आता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील देश है, उसमें सर्वाधिक उच्च कोटि के लोहा का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस प्रकार जो दक्षिणी अमेरिका है उसमें ब्राजील देश, ठीक है, ब्राजील देश उच्च कोटि का लोहा का उत्पादन करता है, उच्च कोटि का लोहा। ये ब्राजील देश ये यहाँ पे सॉरी, ये अपना दक्षिणी अमेरिका, ये अपना उत्तरी अमेरिका, उसमें कनेडियन शिल्ड, कनेडियन शिल्ड और अपलेशियन पश्चिमी पर्वत श्रृंखला है। इसमें ब्राजील देश में उच्च कोटि का लोहा मिलता है। चौथे नंबर पे है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका। इसमें एक तो ब्राजील, ब्राजील देश को इंगित किया गया है। इसमें क्या उच्च कोटि का लोहा मिलता है, ब्राजील देश में उच्च कोटि का लोहा मिलता है। चिली और पेरू के अंतर्गत तांबे के अग्रणी है, ये हो गया चिली। ठीक है, ये चिली देश है, इसमें तांबे का। इधर हो गया ये पेरू। तो इन मतलब देश कहाँ कहाँ पे है दक्षिणी अमेरिका में, तो उन चीजों को एक मैप में, डायग्राम में अच्छे से लिख के समझ लेना, क्योंकि वहां पे आपको अगर चिली देश के बारे में बात हो रही है तो आपको तुरंत याद में आ जाए कि चिली देश दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। अब दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में इसकी विशेषता दी गई है, चिली और पेरू में तांबा उत्पादन में अग्रणी है, ब्राजील देश उच्च कोटि का लोहा उत्पादन करता है। तो उन्हीं के बारे में जो बात की गई है, तो ये चीजें याद रखना है। वेनेजुला, अर्जेंटीना, पेरू
इनमें क्या मिलता है, खनिज तेल भी मिलता है। वेनेजुला, अर्जेंटीना, ठीक है, यहाँ वेनेजुला, तो इन देशों में क्या है, खनिज तेल की उत्पादकता अत्यधिक है। तो इन्हीं के बारे में बताया गया है। अब अपन जो 5वें नंबर पे आएगा, अफ्रीका महाद्वीप खनिज संसाधनों में धनी है। अफ्रीका महाद्वीप, तो खनिजों का जो टॉपिक है आपको लग रहा होगा कि बोरिंग है, लेकिन अगर मैप में धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे ना, मैप में दर्शा के, तो वो चीजें आपको इजीली याद हो जाएगी। और ये नंबर बोनस दिवाने वाले टॉपिक है जो जल्दी से किसी को याद नहीं होते, तो उन्हीं के बारे में मैंने बता रखा है। बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। ये अपना उस प्रकार अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, ये अपना अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक तो हीरे, सोना, प्लेटिनम के विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। किस किसका, हीरा, प्लेटिनम, सोना। ये वो खनिज है जिसकी आर्थिक स्थिति में सर्वाधिक उच्च कोटि के जो इकोनॉमिक्स डिपेंड करती है वो इन खनिजों के ऊपर डिपेंड करते हैं। हीरा, प्लेटिनम, सोना। तो अफ्रीका महाद्वीप खनिजों के रूप में उच्च कोटि का सर्वाधिक संसाधन प्राप्त करने वाला महाद्वीप है, जो विश्व के दूसरे नंबर महाद्वीप आता है क्षेत्रफल के आधार पर। सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप, उसके बाद आता है अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप में क्या मिलता है, एक तो उच्च कोटि के हीरा, प्लेटिनम, सोना, तो इनके बारे में बताया गया है कि अफ्रीका महाद्वीप में। और दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में जिम्बाब्वे, जायरे, यहाँ पे दक्षिणी अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जायरे, इन देशों में भी उच्च कोटि के सोना का उत्पादन होता है, हीरे के उत्पादन होता है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। मैं आपको डायग्राम इसलिए बता रहा हूं कि डायग्राम अगर आप बना लोगे ना तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा और आगे आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। क्योंकि इन डायग्राम में आप इसी प्रकार बनाकर हीरा, प्लेटिनम, सोना के रूप में दर्शा दोगे तो आपको पन्ना पेज खोल के देखोगे तो आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा, उससे आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। तो अपन ने जो 5वें नंबर पढ़ा है कौन सा, अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पढ़ा है। तो एशिया में तो चीन का, ठीक है, चीन भारत में लोएस का, यूरोप महाद्वीप में लोएस का, उत्तरी अमेरिका में कैनेडियन अपलेशियन, पश्चिम पर्वत श्रृंखला में, दक्षिण अमेरिका में ब्राजील में जो उच्च कोटि का लोएस मिलता है। अफ्रीका महाद्वीप में हीरा, प्लेटिनम, सोना, इनकी प्रचुरता मात्रा मिलती है जो उच्च कोटि के है, जो इसके ऊपर किसी देश की अच्छी इकोनॉमी डिपेंड करती है। हीरा, प्लेटिनम, सोना जिनके ऊपर मिलता है। अब अपन बात करते हैं छठा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया के बारे में, जिसको सर्वाधिक बॉक्साइट का प्रचुर अग्रणी उत्पादन माना जाता है। छठे नंबर पर कौन सा आता है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इस ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक क्या मिलता है, बॉक्साइट। इसकी सर्वाधिक मात्रा होती है बॉक्साइट। बॉक्साइट में सर्वाधिक जो अग्रणी उत्पादक देश है, अग्रणी उत्पादक महाद्वीप है, वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो मैंने बता दिया एशिया महाद्वीप में इनका उत्पादक है चीन और भारत में लोएस का उत्पादन है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 3 रूप में डिवाइडेशन कर दिया, कैनेडियन, अपलेशियन, पश्चिमी पर्वत श्रृंखला है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ब्राजील में, ठीक है, ब्राजील, चिली, पेरू, इनके बारे में बता दिया। अफ्रीका महाद्वीप में
अफ्रीका महाद्वीप में उच्च कोटि के सोना, इनके बारे में बता दिया मैंने। जो उच्च कोटि के लोएस्ट मिलते हैं अफ्रीका महाद्वीप में, ब्राजील, इसमें अफ्रीका महाद्वीप के बारे में बताते हैं, हीरा, प्लेटिनम, सोना। ठीक है, अब बात करते हैं अपन अंटार्कटिका महाद्वीप में, क्योंकि अपना जो सातवां बचा है कौन सा, अंटार्कटिका महाद्वीप। यही पे लिख देता हूं मैं, सातवां कौन सा है, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जिसमें खनिजों की भंडारता की प्रचुरता की मात्रा के अवशेष मिले हैं, और यहाँ पे मनुष्य के जाना अगम्य है। मतलब वहां से ऐसी तकनीक नहीं मिली मनुष्य को अभी तक कि वहां से खनिज को प्राप्त किया जा सके और इकोनॉमिक डेवलप की जा सके। लेकिन जो सर्वाधिक जो भूविज्ञान है, वहां पे जो शोध वगैरह होता है वो अंटार्कटिका महाद्वीप में ही होता है। अंटार्कटिका महाद्वीप में सर्वाधिक खोज वगैरह का उपयोग होता है, वो इसमें ही होता है। अब बात करते हैं खनिजों के उपयोग के बारे में। देखो, इसको मैं दोबारा से वर्णन करता हूँ। खनिजों के वितरण के बारे में, कायांतरित चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें। कायांतरित चट्टानों में धात्विक खनिज पठार टाइप के होते हैं। अवसादी चट्टानें धात्विक खनिज मैदानी क्षेत्र के होते हैं। एशिया महाद्वीप टीन का उत्पादन करता है 50% से अधिक। चीन भारत में लोयस की प्रचुरता है। यूरोप में लोयस मिलता है, लोयस में अग्रणी उत्पादन है। उत्तरी अमेरिका में कैनेडियन अपलेशियन पश्चिमी पर्वत श्रृंखला में डिवाइडेशन किया गया है। कैनेडियन क्षेत्र में सोना, तांबा, सोना, यूरेनियम, अपलेशियन में कोयला। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप लोयस की सर्वाधिक प्रचुरता है। अफ्रीका महाद्वीप में हीरा, प्लेटिनम, सोना की। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बॉक्साइट की, और अंटार्कटिका महाद्वीप में भूविज्ञान के रूप में। तो अपने महाद्वीप के बारे में तो पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं खनिजों के उपयोग के बारे में। खनिजों का वितरण अपन ने पढ़ लिया है। खनिजों का वितरण 3 चट्टानों के रूप में डिवाइडेशन, कायांतरित, आग्नेय, इन दोनों में धात्विक खनिज, अवसादी चट्टानें धात्विक खनिज। उसके बाद महाद्वीप के रूप में बांटा गया है। एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप के अंदर टिन खनिज की सर्वाधिक प्रचुरता मिलती है, 50% से अधिक। उसके बाद यूरोप महाद्वीप लोयस में अग्रणी। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका में कैनेडियन सिल्स, अपलेशियन पश्चिमी पर्वत श्रृंखला में डिवाइडेशन। ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट में। अफ्रीका महाद्वीप हीरा, प्लेटिनम, सोना के रूप में। और अंटार्कटिका महाद्वीप भूविज्ञान के रूप में। तो इस प्रकार इन खनिजों के नाम से आप महाद्वीपों के नाम याद रखोगे, तो इन चीजों को याद रखना कि इन्हीं के रूप में इनके कौन कौन से खनिज मिलते हैं। तो आपको ये बड़ा आसान लगेगा कि अगर डायग्राम बना लोगे ना, तो सबसे आसान काम बन जाएगा, कौन से महाद्वीप में कौन से खनिज की प्रचुरता मिलती है। ये क्वेश्चन सीधे भी आ जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, पढ़ाने का उद्देश्य, कि आपका ये क्वेश्चन कभी डाउट में भी नहीं होना चाहिए कि कौन से महाद्वीप में किस धातु या खनिज की प्रचुरता की मात्रा मिलती है। अब हम बात करेंगे खनिजों के उपयोग के बारे में। खनिजों का उपयोग, तो खनिजों का उपयोग आज के टाइम में मनुष्य सर्वाधिक कर रहे हैं। धातुओं के रूप में, आभूषणों के रूप में किया जा रहा है। धातुओं का, हीरो का, सोना, चांदी, इन चीजों के आभूषण बनाए जा रहे हैं। कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाए जा रहे हैं। इन चीजों में सिल्वर, इन चीजों का यूज हो रहा है। तो खनिजों का उपयोग तो हर जगह किया जाता है। मशीनरी, आज के टाइम में जो मशीनरी बन रही है, उन चीजों में खनिजों का उपयोग हो रहा है। मकान, भवन, इमारतें बनाई जा रही है, उन सभी में खनिजों का उपयोग हो रहा है। जो भी मनुष्य के लिए उपयोगी चीजें हैं, उन चीजों में ज्यादातर खनिजों का ही उपयोग हो रहा है। तो खनिजों का ही जो बदलाव के बाद, चेंजमेंट के बाद, जो नया उपकरण विनिर्माण के बाद जो चीजें बनाई जा रही है, उन सभी में खनिजों का उपयोग किया जा रहा है। तो खनिजों का उपयोग हर चीज में मनुष्य कर रहा है। तो आपको खनिजों के उपयोग के बारे में तो आपको ये सब चीजें जानते हो। अब खनिजों के संरक्षण के बारे में, उपयोग के बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं संरक्षण के बारे में। इतना कुछ है नहीं उपयोग के बारे में, आप सभी जानते हैं। और
इतना यही इनके बारे में आपको अगर मेंस में लिखना होता है तो इजीली आप लिख सकते हो इनके बारे में। अब संरक्षण के बारे में कि धातुओं जो खनिज है वो खनिज कैसा है, खनिज अनवीकरण तत्व है, अनवीकरण संसाधन है। खनिज अनवीकरण संसाधन है, उससे आप ये समझ रहे होंगे कि अनवीकरण संसाधन मतलब इसका पुनर्चक्रण के रूप में उपयोग करना बहुत टाइम लगता है। इस चीज को नवीकरण संसाधन होता तो इस चीज को अपने कमी होने का चांसेस नहीं होता, क्योंकि वो पूरे चक्र के माध्यम से हमें मिल जाती। अब इनको संरक्षण के रूप में ये इसी को बात सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि खनिज अनवीकरण संसाधन है, मतलब उसको दोबारा से पुनरावर्तित नहीं की जा सकती। अगर करनी है तो आपको कई पीढ़ियां गुजर जाएगी, उसके सैकड़ों वर्षों बाद इन संसाधनों की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार हम पेट्रोलियम कोयले इनकी उत्पादकता हमें मिलती है, तो पेट्रोलियम कोयला हम मिलते कहाँ से, जीवाश्म ईंधन जो अपनी हड्डियां वगैरह इंसानों के जीव है उनके दबे पेड़ पौधे हैं, अगर वो लंबे टाइम तक दबे रहते हैं सैकड़ों हजारों वर्षों बाद, जब उनसे ताप और दाब के कारण वो द्रव पदार्थ में कोयले के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, तो उन्हीं के बारे में बताया गया है संरक्षण के बारे में। खनिजों का कम प्रयोग करें, कम प्रयोग करने के बाद उनको पुनः चक्र मतलब अगर पाइप वगैरह कुछ बना दिया उसका पुनः चक्र कर दिया, कुछ और आइटम बना दिया, उसके बाद कुछ और आइटम बना दिया, तो उसका इस प्रकार संरक्षण करें। उस चीज को मिसयूज नहीं करें कि उपयोग में नहीं आया तो उस चीज को अपन खत्म ही कर दें। तो सिल्वर ये इसी प्रकार बताया गया है खनिजों का संरक्षण, खनिजों का अनवीकरण संसाधन के रूप में। अब शक्ति संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। खनिज के बारे में इतना ही टॉपिक था। अब अपन बात करेंगे किसके बारे में, शक्ति संसाधन। खनिज के बारे में अपन ने पढ़ लिया है, अब बात करते हैं शक्ति संसाधन। तो हमें खनिजों के माध्यम से शक्ति संसाधन किस प्रकार मिलते हैं। जो शक्ति संसाधन के रूप में, तो शक्ति संसाधन के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रचलन से नवीन शैलियों में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहा है। आज के टाइम में इस युग में मनुष्य ने अपनी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और तकनीकी के माध्यम से अनेक ऐसे उपकरण या ऐसी तकनीकियां बना दी जिससे कि जो पहले वाले प्राचीन की पत्तियां थी, प्राचीन चलन की पत्तियां, उनको नए रूप में परिवर्तित कर दिया है मनुष्य ने। तो इन्हीं के बारे में अपन पढ़ेंगे। ऊर्जा संसाधनों का विस्तृत रूप परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया गया है। तो शक्ति संसाधन मतलब ऊर्जा संसाधन भी बोला जा सकता है। शक्ति संसाधन, शक्ति मतलब ऊर्जा, तो ऊर्जा संसाधन को दो रूपों में वर्गीकृत किया गया है। एक तो पहला तो किया गया है परंपरागत ऊर्जा स्रोत, दूसरा अपरंपरागत। शक्ति संसाधनों में दो रूपों में वर्गीकरण किए गए, तो परंपरागत संसाधन शक्ति संसाधन और एक अपरंपरागत। परंपरागत के अंतर्गत वे शक्ति संसाधन आते हैं जो हम परंपरा से मतलब प्राचीन टाइम से उसी के अनुसार परंपराओं में यूज किए जा रहे हैं, वो सभी क्या आएंगे, परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आएंगे। जो सामान्य उपयोग में लाए जा रहे ईंधन, जीवाश्म ईंधन, ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत है। तो परंपरा के अंतर्गत आ रहा है एक तो ईंधन, पेट्रोलियम, कोयला, ठीक है। इन चीजों का उपयोग हम परंपराओं से प्राचीन टाइम से करते आ रहे हैं। जल विद्युत, तो ये जो सब चीजें हैं ये क्या है, परंपरागत रूप से हमें काम आ रहे हैं। प्राकृतिक गैस, शक्ति संसाधन में ये जो इनका शक्ति संसाधन को दो रूपों में वर्गीकृत किया गया है, एक तो परंपरागत शक्ति संसाधन, एक अपरंपरागत शक्ति संसाधन। परंपरागत शक्ति संसाधन के अंतर्गत वे शक्ति संसाधन आते हैं जो हम प्राचीन समय से परंपराओं के अंतर्गत किए जा रहे हैं, उनका यूज लिए जा रहे हैं। इस प्रकार ईंधन है, वो प्राचीन टाइम से भी इसका उपयोग हो रहा था और आज के टाइम में भी सर्वाधिक उपयोग हो रहा है। प्राकृतिक गैस उसका प्राचीन टाइम से भी हो रहा था
तो इस प्रकार जल विद्युत का, प्राकृतिक गैस का, कोयला का, पेट्रोलियम का, इनका परंपराओं से, प्राचीन समय से ही उपयोग किया जा रहा है। तो वो सभी क्या है, परंपरागत शक्ति संसाधन के स्रोत हैं। तो उन्हीं के बारे में बताया गया है। अब हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ईंधन, ईंधन जीवाश्म ईंधन, ईंधनों का उपयोग आज के टाइम में भारत में सर्वाधिक, ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 50% से अधिक आज के टाइम में भी ईंधन का उपयोग किया जा रहा है। गैस चूल्हा का उपयोग कम है, फिर भी लकड़ियों का उपयोग करके ईंधनों का उपयोग ज्यादा किया जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में 50% से अधिक। तो आप समझ सकते हैं ईंधन का उपयोग पहले से ही भी अब तक हो रहा है। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम आज के टाइम में गाड़ियां कितनी चल रही है, व्हीकल वगैरह चल रहे हैं, उन सभी चीजों में पेट्रोलियम का उपयोग किया जा रहा है। कोयला, कोयला ऊष्मा ताप या भूतापी, ऊष्मा ताप भी बोलते हैं इसको, तापीय ऊर्जा भी बोल सकते हैं, तापीय ऊर्जा। तो इन्हीं के रूप में डिवाइडेशन, ईंधन, पेट्रोलियम, पेट्रोल, पेट्रा प्लस ओलियम, पेट्रा सेल, ओलियम खनिज प्राप्त करने का तकनीक। तो इसी प्रकार कोयला, इसको तापीय ऊर्जा भी बोल सकते हैं कि हमें ताप ऊर्जा प्राप्त करती है, प्रोवाइड कराती है। तो उन्हीं के बारे में बताया गया है। जल विद्युत, जो जल के माध्यम से किसी महासागर, किसी सागर या बांध बनाते हैं, उसके पास हमें एक छोटा विस्तृत छिद्र के रूप में पाइप या उसका जो द्वार होता है उसको बनाया जाता है, जिससे कि टरबाइन वगैरह घूमती है और हमें जल के द्वारा उसके विद्युत की प्राप्ति होती है। तो जल विद्युत, प्राकृतिक गैस का आज के टाइम में सर्वाधिक उपयोग हो रहा है। तो ये पहले से ही उपयोग किया जा रहा है इनके बारे में। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों से मिलती है। अब बात करते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। गैर परंपरागत मतलब अपरंपरागत, गैर परंपरागत या मतलब अपरंपरागत। परंपरागत स्रोत के जो खनिजों के भंडार है, ऊर्जा संसाधनों के जो भंडार है, वो लगभग सीमित है, उनका उपयोग कम हो रहा है, मतलब उनकी जो मात्रा है कम होती जा रही है। और गैर परंपरागत स्रोत जो आज के टाइम में प्रचलन में है, वो सर्वाधिक गैर परंपरागत स्रोत ही है। गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत हमें क्या क्या आते हैं, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ठीक है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, इसमें आ गया अपना पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ये कौन से गैर परंपरागत, मतलब इनका उपयोग परंपराओं से, मतलब प्राचीन समय से नहीं किया जा रहा, अब किया जा रहा है। भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस। तो परंपरागत स्रोत मतलब ऊर्जा संसाधन के जो परंपरागत स्रोत हैं वो तो क्या क्या है, ईंधन, पेट्रोलियम, कोयला, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस। अपरंपरागत या गैर परंपरागत, इसके अंतर्गत आता है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस। तो इनसे आप समझ भी सकते हैं कि पवन ऊर्जा जो आज के टाइम में सर्वाधिक इनका उपयोग किया जा रहा है और इसको गवर्नमेंट भी ज्यादा बढ़ोतरी दे रही है, बढ़ावा दे रही है, पवन ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को, परमाणु ऊर्जा को, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस। तो इन्हीं के बारे में बताया गया है कि आज के टाइम में पवन ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग किया जा रहा है। उसी प्रकार सौर ऊर्जा का भी उपयोग किया जा रहा है, परमाणु ऊर्जा का किया जा रहा है, भूतापीय ऊर्जा का भी, बायोगैस का भी। तो उन्हीं के उपयोग के बारे में बताया गया है। तो पवन ऊर्जा के बारे में कि पवन चक्कियों का उपयोग किया जा रहा है। पवन चक्कियां जहाँ पे समुद्री तट के पास में, जहाँ पे हवा का आवागमन होता है स्थल जल समीर के रूप में, तो वहां पे हवा ज्यादा चलती है, तो वहां पे सर्वाधिक किस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, पवन ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। सौर ऊर्जा जहाँ उष्ण कटिबंधीय प्रदेश है वो सर्वाधिक लगभग 12 मास ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो उस सूर्य के प्रकाश को उपयोग में कहा लिया जाता है, सौर ऊर्जा के रूप में। परमाणु ऊर्जा, यूरेनियम या थोरियम, इन चीजों के नाभिक के संरचना से ऊर्जा प्राप्त होती है, वो परमाणु ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा जो भूमि के अंदर
जो ताप है, जो गर्म जल के रूप में होता है, उनकी भाप का जो यूज किया जाता है वो भूतापीय ऊर्जा। बायोगैस, जो हमें गोबर ईंधन, गोबर या इन चीजों का गोबर या जो ईंधन है उनको सड़ा गलाकर जिस प्रकार इनका यूज किया जाता है वो बायोगैस से सर्वाधिक प्रदूषण भी होता है। तो उन्हीं के बारे में, तो इस प्रकार ये आज का चैप्टर है खनिज और शक्ति संसाधन जो कंप्लीट हो गया है। और ये है कि ये चीजें लगभग सबको बोरिंग लगती है, लेकिन इन चीजों से क्या है कि नंबर वगैरह मार्क्स बढ़ने में चांसेस मिलते हैं। और ये चीजें इतनी टफ भी नहीं है। अगर आप मानचित्र डायग्राम बनाओगे तो उनमें, अब आप देख लो, ये एनसीईआरटी ये चाहती है कि 8th क्लास के बच्चे को इन चीजों की नॉलेज हो। तो आप एक कंपटीशन लेवल में तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी वगैरह, एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हो, तो आपसे एनसीईआरटी या एग्जामिनर क्या डिपेंड कर सकता है कि आपसे क्या चाहता है कि आप इतनी नॉलेज तो रखो। तो फिर भी मैंने इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना वो बताया मैंने महाद्वीपों के बारे में कि उन चीजों को याद रखना है। खनिज और शक्ति संसाधन, अब इसमें अगर कोई बिंदु आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके नहीं समझ में आया हो तो आप उस कमेंट बॉक्स में कर देना और मैं आपको उस बिंदु को दोबारा से रिपीट करके आपको बता दूंगा। और ये है कि क्लासें कंप्लीट लिया करो और रेगुलर लिया करो। एनसीईआरटी क्लासेस 6 से 12 कंप्लीट ले और इन चीजों के एमसीक्यू है जो मैं लास्ट में करा दूंगा। और इन क्लासों को मैं एक इस प्रकार भी व्यवस्थित करूंगा कि एक छोटे रूप में भी पेश कर सकूं कि आपको अगर एग्जाम के ज्यादा नजदीक टाइम है तो उस चीज को किस प्रकार रिवाइज करें। मैं एमसीक्यू वगैरह पढ़ा दूंगा कि उन चीजों को आप जल्दी से इजीली निकाल पाओ कि एमसीक्यू तो कर पाओ। तो ये कि और क्लास को शेयर कर देना अपने सहपाठी वगैरह पे, उसका भी लाभ मिल सके। और ये चैनल को सपोर्ट कर देना। फिर कल मिलते हैं भाई।